हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूरत पुलिस की टीम का अभियान तेज, मॉल चेंजिंग रूम में 2V मिरर का लाइव एक्सपोजर। मुंगेर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में बड़ा नेटवर्क उजागर। सीतामढ़ी में एचआईवी की समीक्षा, डीएम ने स्थिति को बताया नियंत्रण में, 128 संक्रमित बच्चों को परवरिश योजना का लाभ। गया के अजय यादव ने फिर रचा इतिहास, रूस से पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। जुमई में 10 वर्षीय बच्चे की पत्थर से हत्या, परिजनों का आरोप गुमशुदगी दर्ज न होने से नहीं बची जान। सूरत के मॉल और शॉपिंग सेंटर में चेंजिंग रूम की गुप्त रिकॉर्डिंग और स्पाई वीडियो की बढ़ती घटनाओं के बीच महिलाओं की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में वायरल हुए कई वीडियो के बाद अब सुरक्षा को लेकर चिंता और भी गहरी हो गई है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सूरत पुलिस की श्री टीम एक खास जागरूकता अभियान चला रही है। ये टीम अलग अलग मॉल और शोरूम के चेंजिंग रूम में जाकर महिलाओं और युवतियों को बताती है कि कैसे एक 2 वे मिरर आपकी प्राइवेसी तोड़ सकता है। सूरत पुलिस की श्री टीम लाइव डेमो के जरिए समझाती है कि साधारण मिरर और 2 वे मिरर में क्या फर्क होता है। चेंजिंग रूम में अगर 2 वे मिरर लगा है तो सामने वाला व्यक्ति तो खुद को देखता है, लेकिन मिरर के पीछे कोई मौजूद है तो वो भी सामने वाले खड़े व्यक्ति को साफ देख सकता है, और यही प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस का कहना है कि चेंजिंग रूम में स्पाई कैमरों के मामले नए नहीं है, लेकिन 2 वे मिरर की वजह से बढ़ता खतरा लोगों की नजर में नहीं आता है। इसी कारण यह अभियान महिलाओं को खुद जागरूक करने और तुरंत पहचान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। चेंजिंग रूम में जाने से पहले हमेशा द फिंगर टेस्ट जरूर करें। यह पहल सूरत पुलिस की ओर से महिलाओं की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर सराहनीय कदम है, जो हर नागरिक को सतर्क और जागरूक रहने का संदेश देती है। सूरत पुलिस का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक महिला अधिकारी देखने को मिल रही हैं। वो महिला अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम सीधी उन्हीं से ही बात करते हैं। मैडम, एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो का मतलब क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उस वीडियो का? जी, हमारे सूरत के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह जी गहलोत सर, उनके अभिगम से और जोन 7 शेफाली बरवाल साहब, उनके गाइडेंस से हम लोग महिलाओं में एक अवेयरनेस आए, उनके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी होटल में जाते हो या फिर किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है, वहाँ पे एक मिरर लगा होता है। तो उस मिरर को आप 1 सेकंड में कैसे पहचान सकते हो जिससे आप आपकी सेफ्टी भी रख सको, उसके लिए हम एक वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको मिरर दिखे तो आप उस पर एक उंगली ऐसे रखो। अगर आप वहाँ पे उंगली टच करते हो, अगर मिरर और उंगली के बीच में जगह आती है, मतलब तुमको थोड़ा प्लेस दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो सही मिरर है, इस मिरर के पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिरर दिखे जहां आप उंगली रखो, उंगली टच करो और वो मिरर और उंगली के बीच में अगर जगह नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो 2 वे मिरर है, आपको पीछे से कोई देख रहा है। अभी हम महिलाओं को अवेयर इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल ऐसे किस्से बन रहे हैं जिससे कि कोई माँ, बेटी या किसी की बहू या फिर कोई फैमिली मेंबर जहाँ कहीं भी जाए, उनको अगर ऐसा मिरर दिखे तो वो 1 सेकंड में अपनी अवेयर कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैडम, इस वीडियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी कहीं हो सकता है, क्योंकि आए दिनों जैसे हम देखते हैं कि लगातार ऐसे कोई ना कोई मॉर्फ वीडियो देख लें या इन सारी चीज़ों को देख लें, तो ऐसे ही जो अपराधी हैं वो वीडियो को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये सारी घटनाएं होती है। तो इसके लिए सूरत पुलिस अब किस तरह से आगे चौकन्ना करेगी सूरत के लोगों को? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे सीपी सर की सूचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अवेयर करें, इसलिए हमारी शी टीम अलग अलग जगहों पे, होटल में, मॉल्स में या फिर शॉप में जाएंगी, वहाँ पे मिरर चेक करेगी। अगर ऐसा मिरर कहीं भी दिखा तो उनके सामने कानूनी कार्यवाही करने की हमको सूचना दी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ जो महिला अधिकारी थी वो जुड़ी थी, और जिस तरह से महिलाओं को लेकर सूरत पुलिस अवेयरनेस है, तो कहीं ना कहीं यह अवेयरनेस लोगों में एक सजागता आएगी और उसकी वजह से जो अपराध होते हैं वह कम हो जाएंगे। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। मुंगेर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है। बड़ी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। दियारा की आड़ में अवैध हथियारों का कारखाना चलाया जा रहा था।
दियारा में एसटीएफ और मुंगेर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध हथियार निर्माण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा भी हुआ। मौके से एक हथियार निर्माता मोहम्मद फैयाज निवासी मिर्जापुर बरदह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 निर्मित पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 4 बेस मशीन, ड्रिल मशीन, हैंड बेस मशीन और एक मैगजीन समेत हथियार बनाने का भारी मात्रा में उपकरण बरामद किया है। वहीं अन्य हथियार कारोबारी दियारा का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ सदर अभिषेक आनंद ने क्या कहा, सुनिए। कल सदर अनुमंडल अंतर्गत कोतवाली थाना में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जो है वो नशे की हालत में है। सूचना का सत्यापन करते हुए जब कोतवाली थाना की टीम वहाँ पहुंची तो एक लड़के को वहाँ पे पाया गया, जिसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की गई तो पता चला उसका नाम युवराज है, जो कि यहाँ पे एक यूट्यूबर है युवराज, वो थे। फिर उनकी जब शराब की पुष्टि की गई तो पुष्टि में शराब पाया गया। इसके उपरांत उन पर उचित कार्रवाई की गई है। ये जो यूट्यूबर युवराज है वो पहले भी उनके ऊपर केसेस इस मामले में दर्ज हो चुके हैं। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के 3 सदस्यों की टीम सीतामढ़ी पहुंची और सीतामढ़ी समाहरणालय में जिलाधिकारी रिची पांडे के साथ पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान डीएम ने जिले में एड्स को लेकर भयावह स्थिति से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या वर्ष 2005 से अब तक 6,900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से कई लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। डीएम ने कहा कि जिले के ART केंद्र से 4,958 मरीजों को नियमित रूप से दवा दी जा रही है। वहीं डीएम ने HIV संक्रमित बच्चों की संख्या 188 बताया है। डीएम ने कहा कि इस साल कुल 200 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं। वहीं एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर NK गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग के द्वारा संक्रमित बच्चों को परवरिश योजना का लाभ दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो HIV पॉजिटिव मरीज हैं उनको भी सरकार के द्वारा 1500 आर्थिक रुपए की मदद दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ पर बुलाई गई है और यहाँ पर मेरे साथ स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर NK गुप्ता भी हैं और यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन ACMO साहब और स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अन्य वरीय पदाधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक न्यूज़ प्रसारित की गई कि यहाँ सीतामढ़ी जिला में एकाएक 7400 जो व्यक्ति हैं उनको वो HIV से संक्रमित हुए हैं और साथ ही साथ उसमें 400 स्कूल के बच्चे भी हैं। तो न्यूज़ में इस प्रकार का प्रतिवेदित किया गया जैसे कि ये एकाएक मतलब कि एक सप्ताह में या एक दिन में इतने केस यहाँ पे परिलक्षित हुए हैं और ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ जो आप लोग के जो न्यूज़ पढ़ने वाले या न्यूज़ देखने वाले थे कि जैसे कि सीतामढ़ी जिले में विशेष रूप से अन्य जिलों के जो तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा HIV एड्स का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस संबंध में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले की हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा करी थी और हम लोगों ने जो अपने जिला के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने इसका विधिवत खंडन भी निकाला था। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो HIV संक्रमित जो ये रोगी हैं इनकी पहचान एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार की जाती है और अभी हाल में हमारा वर्ल्ड एड्स डे भी था 1 दिसंबर को, तब भी हम लोगों ने इसकी समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग की जो हम लोग की बैठक होती है उसमें भी जो हम लोग का NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के तहत एड्स कंट्रोल पे हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं और जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या अन्य इस प्रकार के जो संवेदनशील केस होते हैं वहाँ पे HIV की जांच हमारा नियमित रूप से की जाती है। तो हम लोग आइडेंटिफाई किया, ट्रीट किया, उसको डाटा से हटा दिया। लेकिन HIV एक ऐसा बीमारी है जो कि हम उसको कंटिन्यू अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये जो डाटा है क्यूमुलेटिव डाटा है। इसी डाटा में से कुछ लोग दूसरे शहर में इलाज के लिए गए, हमारे नॉलेज में गए कि हम सीतामढ़ी से न लेके कि हम मुजफ्फरपुर से लेंगे, हमारे लिए नज़दीक मुजफ्फरपुर पड़ता है, हमारे लिए मोतिहारी नज़दीक पड़ता है, तो वो लोग अपने से चले गए। कुछ डेथ भी हुए हैं, लेकिन ये डाटा सर ने सही कहा 20 साल का डाटा है। हमारा इस साल सिर्फ 200 आदमी आइडेंटिफाई हुए हैं और जो बच्चे की संख्या है 188 है, जिसको हम लोग परवरिश योजना में देते हैं। और परवरिश योजना में केवल वही बच्चे नहीं लाभान्वित होते हैं, वो भी बच्चे लाभान्वित होते हैं जिनको HIV नहीं है।
उनके माता पिता में से किसी को HIV है और उनके बच्चे को HIV नहीं भी है तो भी उसको परवरिश योजना का लाभ मिलेगा। यह है। और हम लोग HIV पीड़ित को एड्स पीड़ित शताब्दी कल्याण योजना से भी 1500 रुपया महीना देते हैं। ये सभी डाटा ART सेंटर का बहुत अच्छा है, सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व भी किया गया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा इतना हम लोगों ने। बुलेटिन में अगली खबर गया से है। पहले रिक्शा चालक, फिर भारतीय सेना में सिपाही और अब लगातार इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन। सफलता की यह बड़ी गाथा गया के अजय यादव ने लिखी। अजय यादव ने छात्र जीवन में रिक्शा चलाए, काफी मेहनत कर भारतीय सेना में सिपाही बने। पिछली बार वियतनाम में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 82 किलोग्राम भार वर्ग में 260 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। वियतनाम में यह स्वर्ण पदक जुलाई 2025 में जीता था और अब उन्होंने इस बार रूस में आयोजित पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई देशों को हराकर शानदार प्रदर्शन करते हुए 83 किलोग्राम भार वर्ग से 265 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। गया जी के सूरदवर्ती फतेहपुर प्रखंड के बथान गांव के रहने वाले अजय यादव एक बार फिर चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग में अपनी जबरदस्त प्रतिभा दिखाते हुए अजय यादव ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। इससे पहले वियतनाम में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। इस बार रूस से फिर से धमाल मचाते हुए कई देशों को पछाड़कर चैंपियन बने हैं। अजय यादव ने रूस में हुए फाइनल में ईरान को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र अंतर्गत रजौन घाघा जंगल में एक 10 वर्षीय बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार पवन बुधवार सुबह लगभग 10 बजे लापता हो गया था। परिजन उसे खोजने के बाद चरका पत्थर थाना पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। परिजनों का कहना है कि समय पर मामले की जांच शुरू हो जाती है तो शायद पवन की जान बचाई जा सकती थी। हाँ, ये तो इधर तो देखने से लग ही रहा है कि वह जो है उसका जो सर जो है पत्थर पर कुचला है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। आखिर सर जिस तरह से 11 साल के मासूम को मौत का घाट उतार दिया गया है, ऐसे में सवाल खड़ा करता है कि आखिर 11 साल बच्चे का कसूर क्या होगा। हाँ, यह जो है अनुसंधान का विषय है। अभी इस समय में पता नहीं स्पष्ट हो रहा है कि यह बच्चा की जो है हत्या किस उद्देश्य से किया गया, किसका क्या कारण है, इसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जिन्होंने इसका मर्डर किया है वो साइबर क्राइम पहले काम क्या करता था, अभी भी कर रहा है। हमें भी सूचना मिला इस तरह का कि साइबर फ्रॉड करता था, लेकिन इसकी भी जांच पड़ताल हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश दास। कौन है मृतक आपका? मेरा बड़ा लड़का है। क्या ऐसे घटना हुआ, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? घटना तो करीब मान के चलिए तो गांव वाला का जो देखा है आने और जाने वाला, तो करीबन मान के चलिए कल के दोपहर में 3 बजे का ये घटना है। तो प्रशासन को भी खबर किया गया, हम लोग भी पूरे तरह से छानबीन किए लेकिन नहीं मिला है। तो आज सुबह लाश का पता चला है यहीं जंगल में, और यहाँ पर जो देखा गया है अपराधी तो फिलहाल पकड़ा गया है, उसी टाइम नाइट में ही पकड़ा गया है। लेकिन आगे पुलिस क्या कार्रवाई करते हैं इस पर ध्यान देने के विशेष बात है कि आगे क्या होगा या नहीं होगा। इसमें तो एक आदमी का काम तो नहीं है ना, जैसे कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं एक आदमी का काम नहीं है, इसमें और आदमी मिला हुआ है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर एक ही आदमी अपराधी और एक उसके साथी अभी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन और भी आदमी है जो कि अभी पुलिस को ढूंढना है, और देखते हैं ये प्रशासन जो है सो क्या करता है आगे चल के। लगभग कितने लोगों की ग्रुप बन के यहाँ पे आया था? ग्रुप वही यानी कि मान के चलिए गांव से जब निकला है तो 3 लोग निकला है एक बाइक पे। बीच में पवन कुमार को मेरा लड़का को लिया है और उसके बाद एक आगे एक पीछे था। तो फिलहाल तो 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इधर से जब जंगल के ओर से जब लौटा है तो जो लोग यहाँ पर गवाही दे रहा है, जो आंखों देखा हाल है, वो लोग बता रहा है कि वो उधर से बिल्कुल खाली आया है। उधर से लोग बता रहा है कि वो लड़का को लेके आया है जंगल की तरफ, लेकिन फिर इधर से वो रिटर्न खाली गया है और उसका शर्ट टट भी खोल के गया है। और रास्ता में जो भी लोग मिला है वो देखने को बोला है, देखो मेरा शर्ट में कुछ लगा हुआ है कि नहीं, मेरा पीछे में देखो कुछ लगा है कि नहीं। वो पूरा यहाँ पर गवाही है, पुलिस जब चाहेगी तब गवाही का उपलब्ध। क्या नाम था उसका? लगभग कितने जो मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठा के लाए थे, क्या क्या नाम था उन लोग का? एक का नाम जो अपराधी है वो तो नीरज कुमार है, और जो नीरज कुमार संजय दास का लड़का है वो बहुत ग्रुप है उसका। घर वाले तो अभी तो वो भाग चुका है,
जैसे ही लाश का पता चला उसका घर में ताला लगा के वो लोग चले गया है। नीरज कुमार के घर वाले क्या काम करते थे वो लोग? काम तो करते थे वो लोग तो पहले से अपराधी है। किस चीज के लगा? किस चीज वो साइबर क्राइम में काम करता है और यहाँ तक कि चेन्नई बेंगलोर जहाँ भी है हर्षा साई के नाम से भी वो लोग फ्रॉड करता है, पहले भी और अभी भी करता है। अगर आप पुलिस अगर जांच करेगा तो ये पुलिस भी हैरान हो जाएगा कि कितना पैसा उन लोगों ने लूटा है। करोड़ों अगर नहीं पार हो गया होगा तो फिर बोलिएगा। मतलब बोलो साइबर फ्रॉड थे। हाँ पहले से अच्छा, साइबर फ्रॉड। पटना के दीघा क्षेत्र में जमीन कब्जा और फर्जी दस्तावेज का एक गंभीर मामला सामने आया है। मौजा दीघा मोहनपुर राम बिहारी कॉलोनी की वह जमीन जो खाता संख्या 209 और खेसरा संख्या 3472 में दर्ज है, वर्षों से एक ही परिवार के हिस्से में बताई जाती है। परिवार के अनुसार यह भूमि 1974 के वैध दस्तावेजों के आधार पर खरीदी गई थी और 2007 में आपसी बंटवारा भी पूरा किया गया था। सभी कागजात मौजूद हैं और जमीन पूरी तरह स्पष्ट है। इसी बीच कुछ लोगों ने 22 सितंबर 2025 को नए और संदिग्ध कागजात तैयार कर जमीन को अपना बताने की कोशिश की। यहीं से विवाद तेज हुआ। परिवार ने बताया कि घर के गेट का ताला तोड़ा गया, जमीन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और रोकने पर गंभीर धमकियां भी दी गई। इन घटनाओं के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और परिवार ने पूरी स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों की दी। दस्तावेजों की जांच के लिए सभी रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर किसी तरह का अवैध हस्तक्षेप ना हो और विवादित दस्तावेजों की सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आए। फिलहाल पूरा मामला पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में है। जिनका नाम भप्पी कुमार है, वो यहाँ रहते नहीं हैं। हम लोग भी बाहर में सर्विस करते हैं। हम लोग के गैर हाजिरी में ये नीरज यादव जो कि मखदुमपुर का है, जो अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलता है, वो अपने आप को बाहुबली पूछता है। और उसके साथ में है उमेश चौधरी जो कि दूसरे प्रवृत्ति का आदमी है, सब क्रिमिनल माइंडेड का आदमी है। उसका सब न कैसे कह सकते हैं कि आप उसका मोबाइल का कॉल डिटेल्स वगैरह दोनों का निकलवा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो सब क्या करता है नहीं करता है। वो सब का खानदानी पैसा है, वो माफिया का काम करता है। खानदानी पैसा है कि किसका जमीन कैसे हम कब्जा कर लें। ये बाउंड्री एल्बर्ट जी जिनसे हम खरीदे हैं, वो अपने रहते भर में ये बाउंड्री करवाए हैं, समझे, और बाउंड्री करवाए हैं। और अपना यहाँ पर उनका एल्बर्ट जी का यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ नाम लिखा हुआ था, एल्बर्ट जॉन का नाम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ शिव सुमन लिखवा दिया है यहाँ का, वही नीरज यादव और उमेश चौधरी सब मिल करके। मेरा ये बेटा का खरीदा हुआ है मैं, और ये मैंने कब्जा किया है नीरज यादव लोग और उमेश चौधरी लोग। मेरा बेटा लोग को धमकी देता है, जान से मारने का ही करता है, बोलता है यहाँ से। नीरज यादव है, मखदुमपुर के कांग्रेस का नेता है, कार्यकर्ता है लोग। वो हम लोग को धमकी देता है। हाँ, उसके उनके पिता का नाम अवधेश प्रसाद है, उमेश चौधरी है जो वार्ड परिषद जोगी चौधरी है। हाँ। कब से विवाद चल रहा है? ये विवाद चल रहा है करीब लगता है 4 महीना से। सितंबर से हम लोग हाथ लगाए हैं, उसी समय से विवाद चल रहा है। जब हम लोग दर्ज करवा दिए हैं। हाँ। दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लिया नहीं जा रहा है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना अंतर्गत चांचौर करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की हत्या के करीब 2.5 माह बाद भी मुखिया मनोरंजन गिरी हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में उजियार पुलिस पूरी तरह विफल दिख रही है। हालांकि दलसिंह सराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा जी की तोड़ मेहनत के बाद एक नामजद आरोपी को पिछले माह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन मृतक मुखिया मनोरंजन गिरी के परिजन उजियारपुर पुलिस के इस कछुआ चाल रवैये से काफी नाराज हैं, जिसके कारण मृतक मुखिया मनोरंजन गिरी की पत्नी जूली कुमारी ने पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर से मिलकर इस हत्याकांड के सभी आरोपित को गिरफ्तार करने व अपने जान माल के रक्षा की मांग भी की है। हत्या 25 सितंबर को अपराधियों द्वारा साजिश के तहत बुलाकर कर दी गई थी। इस केस में अभी तक प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि हमारे परिवार के सदस्य के साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाए। आप कभी जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब से मिले हैं इस मामले को लेकर? हाँ, हम गए थे, हम मिले भी हैं सर से। उनके द्वारा सर के पास हम अपना जो मेरा था सब कुछ कहें सर से, ऐसे ऐसे सर हुआ है, तो सर बताएं कि कार्रवाई हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं? नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 3 महीना होने वाला है। मेरे पति के लिए न्याय चाहिए बस।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूली कुमारी है। की हत्या बोकारो थर्मल के पेक थाना क्षेत्र में हॉटकॉक कोयला फैक्ट्री के नाम पर काला खेल चल रहा है। कोयले की तस्करी और देश के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन तमाम हल्ला और एजेंसियों की छापेमारी के बावजूद कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह खेल बदस्तूर जारी है। सिर्फ कागजों में कोयला तस्करी नहीं हो रही। दरअसल बोकारो जीप अध्यक्ष सुनीता देवी और जीप सदस्य खुशबू कुमारी ने पेक थाना क्षेत्र के पिलपिलों में संचालित कोल फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान कई कमियां और खामियां देखी। एक बारगी साफ दिखा कि फैक्ट्री में कोयला पोड़ा करने के दौरान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। आसमान में हवा इससे जहरीली हो रही है और इसके चलते फैक्ट्री के अगल बगल रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं। प्रदूषण के चलते कई तरह के बीमारियों के लोग शिकार बन रहे हैं। इतना छोड़िए, इनकी दादागिरी इतनी है कि ये मनमर्जी से चलाते हैं, मानो कानून को भी ताक पर रखते हैं। हुआ यूं कि जब फैक्ट्री संचालक से कोयला का कागजात न दिखाए और न ही इस्तेमाल किए जा रहे नदी का पानी का परमिशन ही दिखा सके, चोरी पकड़ी गई तो उल्टा सीना जोरी और धमकी पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं, बदतमीजी के साथ अभद्रता तक कर डाली और भाग जाने की धमकी भी दी। हालांकि इसकी शिकायत प्रशासन से की गई है और फैक्ट्री के आड़ में चल रहे कोयले के काले खेल को बंद करवाने की मांग भी की गई है। सवाल यह है कि हर बार की तरह यही क्यों हो रहा है? आखिर कब कोयले का अवैध धंधा रुकेगा और प्रशासन कब जिम्मेदार बनेगा? तो ये रही अब तक की खास खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।